हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में 9 से एबव सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, 9 से एबव सीजीपीए स्कोर करना ही क्यों है, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आप कॉलेज से पास आउट होगे, है ना, तो आप वेरियस एग्जाम्स के लिए बैठोगे या फिर प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, ठीक है। दोनों में से कुछ भी होगा। तो प्लेसमेंट के लिए जनरली 8.5 सीजीपीए से ऊपर ऐसे वो लोग मांगते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा इतना ही मांगेंगे, लेकिन मिनिमम 7.5 और मैक्सिमम 8.5 या उससे ऊपर होता है तो ज़्यादा सेफ होते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए भी सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। और जितना बेटर सीजीपी होगा उतना बेटर आपका परसेंटेज होगा। तो आप बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे ही एलिजिबल हो जाओगे, वरना अगर आपका सीजीपीए डाउन रह गया तो आप बहुत सारे एग्जाम में एलिजिबल ही नहीं होगे फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आई होप पर्पस समझ गए होंगे क्यों अच्छा सीजीपीए स्कोर करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अप्रोच देखते हैं कि कौन सा अप्रोच लगाएंगे जिससे हम लोग 9+ सीजीपीए कम से कम पढ़ाई करके स्कोर कर सके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके, सबसे पहला चीज़ है हु कैन वॉच दिस वीडियो, मतलब ये वीडियो किस किस स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट होगा। तो सब लोग, जितने भी सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में है, सेवेंथ में है, फोर्थ में है, किसी भी सेमेस्टर में आप है, तो आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जेनरिक वीडियो है, ठीक है। पर्पस मैंने पहले ही समझा दिया है, क्यों 9 से एबव सीजीपीए स्कोर करना है, क्यों बेटर सीजीपीए स्कोर करके लेके आना है, ठीक है। अच्छा सीजीपीए होगा तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा सीजीपीए नहीं होगा तो आप ऐसे ही इग्नोर कर दिए जाओगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो एवरी वन कैन वॉच दिस वीडियो, एनी सेमेस्टर स्टूडेंट कैन वॉच दिस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ अपने एजेंडे की बात करते हैं। हम लोग 3 पार्ट में इस वीडियो को देखने वाले हैं। सबसे पहले कि प्रिपरेशन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम में थोड़े दिन रह गए हैं, ठीक है, 2-4 दिन रह गए हैं, तो कैसे हम लोग अप्रोच करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। और जब ये दोनों देख लेंगे तो फिर देखेंगे 9+ सीजीपीए के लिए कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा कुछ पॉइंट आएगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, है ना, थर्ड पार्ट में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन के अप्रोच की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सॉल्व एटलीस्ट 3 रिसेंट ईयर पीवाईक्यू पेपर्स। ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देखिए, जैसे ही आपके पास कम टाइम रहता है तो आप पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आप रिसेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, ठीक है। और ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मान लिया हमें इसमें से 5 क्वेश्चन आता है, 4 नहीं आता है, तो क्या हम 4 क्वेश्चन स्किप कर देंगे? नहीं, हमें प्रॉपरली 9 का 9 क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, मतलब टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। अगर 3 साल का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे तो रफली 27 क्वेश्चंस हो गए। और इस 9 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है या वन लाइनर होता है उसको अगर छोड़ दे तो हर पेपर में 8-8 क्वेश्चन हुआ। और जनरली 8 क्वेश्चन में 2-2 पार्ट होता है, तो 16 क्वेश्चन एक पेपर में। और ऐसे कर लोगे तो 16 × 3 48 क्वेश्चंस, मतलब अराउंड आप टोटल 50 क्वेश्चंस के आसपास सॉल्व कर लोगे। और इतना क्वेश्चन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप 50 क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है और अच्छे से करना है। सबसे लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो में मेंशन करूंगा मैं 9+ सीजीपीए के लिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे चीज़ों को लिखना है, कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तो ये चीज़, ठीक है। तो अभी तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और बिना स्किप किए हुए क्वेश्चंस को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डोंट स्किप एनी क्वेश्चन वाइल प्रिपेयरिंग, है ना, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड एआई और योर फ्रेंड्स। देखिए, अभी अभी के टाइम पे है ना, आपके पास वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया, ठीक है। तो बहुत जेनरिकली प्रिपेयर करना है आपको एग्जाम के लिए तो चैट जीपीटी से कर सकते हैं या जेमिनाई से कर सकते हैं। और अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में करना है तो क्लाउड एआई से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इन तीनों का हेल्प ले करके आप कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। या फिर आप अपने किसी अच्छे दोस्त का हेल्प ले लीजिए जो सारा कुछ पढ़ के बैठा है, ठीक है। क्योंकि ये जो चैट जीपीटी या कुछ भी है ना, ये सब उतना बेटर नहीं समझा पाएगा जितना आप
आपका एक फ्रेंड समझा पाएगा, है ना। तो आप ट्राई कीजिए कि अगर कोई फ्रेंड पढ़ के बैठा है पहले से, तो आप उससे हेल्प ले लीजिए। और हेल्प लेने में शर्माना नहीं चाहिए। क्यों शर्माना है ना? क्योंकि हमें भी स्कोर करना ही है, तो शर्माने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है और हेल्प लेना है जहाँ से भी आप हेल्प ले सके, है ना। लास्ट है, एटलीस्ट राइट डाउन समरी ऑफ एवरी क्वेश्चंस आंसर पॉइंट वाइज। इसके कहने का मतलब है, जैसे आप 3 सालों के पीवाईक्यू पेपर्स का आंसर मतलब देख लिए चैट जीपीटी से और उसको लिखे नहीं। अगर लिखिएगा ही नहीं तो आपके दिमाग में रहेगा कैसे? तो हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद एटलीस्ट उसका समरी पॉइंट वाइज तो लिख ही लीजिए, ताकि अगर आपको दोबारा से रिवाइज करने का ज़रूरत पड़े तो आप जल्दी जल्दी पॉइंट वाइज एटलीस्ट देख लो, और वहाँ से आप बाद में तो डिस्क्राइब कर ही सकते हो एग्जाम में ना। तो समरी लिख लो सारे क्वेश्चन के आंसर का, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं। तो ये था अपना प्रिपरेशन का अप्रोच, है ना। मतलब मेनली यहाँ पे पीवाईक्यू पे जोर दिया गया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जिस सब्जेक्ट का भी पीवाईक्यू एनालिसिस चाहिए, जैसे अभी सबसे फर्स्ट डे पे कहीं ना कहीं HRDOB का एग्जाम है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और भी ब्रांच हो सकते हैं, लेकिन मैं CS के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच का एग्जाम है और HRDOB है। तो HRDOB जनरली अगर देखें तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल है पूरे ही, है ना। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हम लोग ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकते, मतलब हमें सारा टॉपिक देख के जाना होता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जेनरिकली आंसर बनाना होता है। मतलब हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते क्वेश्चंस को, है ना। ओवरऑल सिलेबस ही देख के जाना होगा। कोई टफ सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लेस इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए और लेस इंपॉर्टेंट पे लेस टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम लोग ट्राई करेंगे कि उस पर वीडियो बना के पोस्ट कर दें। नाउ, आंसर राइटिंग टेक्निक। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गो थ्रू द इंटायर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड टू यू एट द एग्जाम सेंटर। मतलब जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक जितने भी क्वेश्चन है, आप एक बार सारा क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, देखकर एनालाइज कर लो कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इजी होगा एग्जाम में बनाना, मतलब आप किस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जो क्वेश्चन नेसेसरी है, मतलब जिसको बनाना ही है, तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जिसमें और का ऑप्शन है, मतलब जैसे मान लीजिए टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, पहला क्वेश्चन इसेंशियल होता है, मतलब उसमें बनाना ही होता है। उसके अलावा 8 क्वेश्चन में 4 ही अटेम्प्ट करने होते हैं अपने को। तो 4 में आप देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करते वक्त आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। उसको पहले ही आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, ताकि आप उसी को ही अप्रोच करो एग्जाम टाइम में, है ना। क्योंकि जब एक बार आप एग्जाम देने लगते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है एनालाइज करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप पहले ही एनालाइज कर लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप बनाने वाले हो, उसको पहले ही हाईलाइट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है, टिक मार्क द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। यही बात बोला मैंने, टिक मार्क कर लो पहले ही कि किस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने वाले हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपने टिक मार्क कर लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं दोबारा। चेंज कर सकते हैं आप, ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, वो आपके ओपिनियन में है कि किस क्वेश्चन का आंसर बेटर वे में लिख सकते हैं। ठीक है, आप एंड पॉइंट पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले एटलीस्ट हाईलाइट तो कर लेना इम्पॉर्टेंट ही है कि कौन सा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ताकि आपका माइंडसेट उस तरीके से बिल्डअप हो जाए। नेक्स्ट है, स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर्स। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव या फिर 10 वन लाइनर्स होता है, वहाँ से आप स्टार्ट करें। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए कई बार ना ऐसा होता है कि कुछ कुछ कंसेप्ट हमें याद नहीं होता है, तो हम MCQ के थ्रू उस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं ग्रैब कर सकते हैं, है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि MCQ में जो क्वेश्चन आया उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गया, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा वहाँ से कि हाँ चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटैम्प्ट करने का कोशिश करें। और हाँ, जब भी आप अटेम्प्ट करें तो फर्स्ट पेज, जैसे आपका आंसर सीट 20 पेज 30 पेज जितने भी पेज का होता हो, है ना, तो फर्स्ट पेज पे टोटली ही आंसर्स लिखें क्वेश्चन नंबर 1 का ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी पार्ट होते हैं उसका आंसर लिखें, और अगर आता है तो आंसर लिख दें, नहीं आता तो उसको छोड़ दें। क्योंकि आप लास्ट में भी आंसर लिख सकते हैं, है ना। जब एग्जाम में 1-2 घंटा बीत जाएगा, उसके बाद भी आप आंसर कर सकते हैं। तो आप आपको जो क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करें, जो नहीं आता उसको छोड़ दें स्टार्टिंग में, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं ले, बस
आप वो क्वेश्चन बना ले जो क्वेश्चन आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा होता है, उसके बाद आप जस्ट आगे बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, सारा क्वेश्चन को गो थ्रू जरूर कर ले, गो थ्रू जैसे ही कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हिंट और आइडिया लग जाएगा चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट है, देन डू द क्वेश्चंस विच यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, इसके बाद जो जिस क्वेश्चन में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जैसे मान लीजिए कि टोटल अपने पास 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने पहला अटेम्प्ट कर लिया, इसके बाद मान लीजिए लेट से मैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो फर्स्ट के बाद सीधे मैं फिफ्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा, ना कि पेपर में मैं सेकेंड क्वेश्चन को जिस पे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ भी नहीं उसके लिए स्पेस छोड़ दूँ। तो वैसा ठीक नहीं होता है जनरली, है ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करता है ये चीज़। तो फर्स्ट के बाद आप सीधे फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अटेम्प्ट करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट एग्जामिनर को भी पता होगा कि आपको चीज़ें आती है। तो जैसे आपका पेपर स्टार्टिंग से अच्छे तरीके से लिखा रहता है, तो एंड में कई बार ऐसे ही टिक लगा देते हैं एग्जामिनर और आपको नंबर मिल जाता है ना। तो इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग से आपका कॉपी अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में ही आप मिसअप कर दोगे तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम, नेगेटिव इंप्रेशन कहीं न कहीं क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दें, ठीक है? जैसे मान लीजिए 5th है, 5th के बाद मान लीजिए आप 8th क्वेश्चन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, तो 5th के बाद 8 लिखिए ना। ज़रूरी नहीं है 2 3 4 1 2 3 4 वाला सीक्वेंस फ़ॉलो करना है। लेट्स से मान लीजिए आप 9th क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, तो फर्स्ट के बाद सीधे 9th क्वेश्चन का आंसर लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा कहीं न कहीं, ठीक है? तो आई होप कि आंसर राइटिंग का टेक्निक समझे होंगे, कैसे-कैसे अप्रोच करना है, कैसे-कैसे लिखना है। और दूसरी बात, एमसीक्यू या वन लाइनर तो आप समझते ही हैं कैसे लिखना है ना? लेकिन जैसे जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, 14 में भी 2 अलग-अलग क्वेश्चन आ गया, 7-7 मार्क्स का होता है ये। तो 7 मार्क्स के लिए कम से कम 1 एंड हाफ पेज, है ना? 1 एंड हाफ पेज आपको लिखना ही चाहिए, उससे कम लिखिएगा तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, है ना? पॉइंट रिपीट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 एंड हाफ पेज मिनिमम आप कंप्लीट कर ही दें। उतना कंप्लीट कर दोगे तो लगेगा भी कि हाँ, इस बंदे को लिखने आता है, मतलब इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है? और आंसर हमेशा पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश करें, ऐसा नहीं कि पूरा गोल मटोल हिस्ट्री की तरह लिख दे रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं होगा, है ना। आप पॉइंट वाइज आंसर लिखें, मतलब जो जो है ना, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर करें तो उसमें कोई चीज़ हाईलाइट करना है तो उसके बारे में यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, मतलब उसको हेडिंग दे दे और उसके बारे में तब लिखना स्टार्ट करें, फिर नेक्स्ट पॉइंट है उसका हेडिंग दे दे, उसके बारे में फिर लिखना स्टार्ट करें। ऐसे अप्रोच कीजिएगा तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ, इस बंदे को आता है चीज़ें, और फिर वो नंबर आसानी से देते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी हेडेक नहीं लेना चाहता है ना, कॉपी को बहुत ज़्यादा मतलब टाइम दे करके नहीं चेक करना चाहता है। वो चाहता है कि जितना कम एफर्ट में चीज़ें हो जाए उतना बेटर होगा। तो आप अगर टीचर पे ज़्यादा एफर्ट लगवाएँगे तो फिर समझिए कि आपका नंबर खराब होने वाला है, ठीक है? स्ट्रैटेजीज़ फॉर गेटिंग 9+ सीजीपीए। अभी तक आंसर राइटिंग देख लिया हमने, और क्या देखा? कैसे-कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। अब नाउ लास्ट पॉइंट है कि 9 से ऊपर सीजीपीए कैसे लाएँ? द फर्स्ट पॉइंट है, पुट योर मेजर एफर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट हैविंग मोर क्रेडिट्स। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 4-5 सब्जेक्ट है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ सब्जेक्ट्स लिया और उसके क्रेडिट लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, पीपीएस है, आईटी वर्कशॉप है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, फिर आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, फिर पीपीएस, फिर बीडबलई एंड देन आईटी वर्कशॉप। तो आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे। मतलब जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट जितना ज़्यादा है, आप उस सब्जेक्ट को उतना बेहतर प्रिपेयर करके जाओ। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टोटल 70 मार्क्स का है, ठीक है, रिटेन। तो 70 में अगर आप 50 स्कोर करते हैं, ठीक है, और वहीं पे इंजीनियरिंग फिजिक्स भी 70 मार्क्स का और यहाँ 50 आप स्कोर करते हैं, तो ये 50 कहीं ना कहीं, ये 50 ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपके ओवरऑल सीजीपीए पे या एसजीपीए पे। मतलब ये 50 आपको ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करके देगा। तो आप ट्राई कीजिए कि जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट ज़्यादा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके लाएँ, ठीक है। ऐसा कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि ऐसा करने के बाद अगर कोई आपका वीक सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 क्रेडिट वाले में आपका पीपीएस लेट से वीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा कम भी नंबर लाइएगा तो चीज़ें
मैचअप हो जाएगा कहीं न कहीं। और अगर यहाँ भी कम नंबर लाते हैं और यहाँ भी कम नंबर लाते हैं तो फिर आपका सीजीपीए ड्रास्टिकली डाउन जाएगा, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को उतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हमें प्रिपेयर करना होता तो हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे सबसे ज़्यादा एफर्ट्स डालना था, फिर फिजिक्स, पीपीएस और बीडब्ल्यू पे, और सबसे लिस्ट एफर्ट हम लोग आईटी वर्कशॉप पे डालेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के तो ज़रूर जाएँगे, लेकिन थोड़ा कम एफर्ट भी डालेंगे तो चल जाएगा अपना काम, ठीक है? तो इस तरीके से। तो ये बात पहला पॉइंट, आई होप आप समझे होंगे कि जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट जितना ज़्यादा है उस पे उतना ध्यान देना है। अच्छा, अभी सामने में 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तो एक बार 4th सेमेस्टर की भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ सब्जेक्ट है, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिस्क्रीट मैथ्स है, एचआरडीओबी है, सीओए है, डा है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट डिस्क्रीट मैथ्स का है, तो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स डिस्क्रीट मैथ्स पे लगना चाहिए टेक्निकली। अगर ये होगा तो फिर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा आने वाला है। उसके बाद क्योंकि सबका सीजीपीए यहाँ पे सेम ही है तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पे इक्वल इक्वल एफर्ट्स डालने चाहिए। अगर लेट से मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का एफर्ट किसी सब्जेक्ट का क्रेडिट कम होता तो आप वहाँ पे कम एफर्ट डाल के भी मतलब कम स्कोर करके भी काम चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्रेडिट सिमिलर है या हायर क्रेडिट है तो उस पे आप इक्वली मेहनत करें और ज़्यादा मेहनत करें कहीं न कहीं, है ना? तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट चीज़ है, डोंट ट्राई टू इग्नोर एनी सब्जेक्ट। मैंने बोला ना, जैसे मान लीजिए क्रेडिट जिसका कम है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको इग्नोर करके जाएँ, क्योंकि अगर इग्नोर करेंगे तो बैक लगने का चांसेज़ है, और बैक लगना मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाता है, सीधी-सी बात है ना? नेक्स्ट है, स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द मोस्ट ईज़ीएस्ट यूनिट। अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट है ना? जैसे मान लीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें मान लीजिए आपके पास 6 यूनिट पढ़ने हैं, तो 6 यूनिट में 6 यूनिट ऐसा नहीं है कि ईज़ी होगा या टफ़ होगा या मॉडरेट होगा। सब यूनिट का अपना-अपना होता है। जैसे मान लीजिए कोई यूनिट सबसे टफ़ होगा, कोई मॉडरेटली टफ़ होगा, कोई सबसे ईज़ी होगा। तो देखिए, सारे ही यूनिट से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही हैं, है ना? क्योंकि टोटल अगर पार्ट बाय पार्ट गिनोगे तो 8 टू जा 16 क्वेश्चन उधर रहता ही है। तो 6 यूनिट से कहीं न कहीं हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएगा, है ना? तो आप सबसे पहले प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो ईज़ीएस्ट यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा-सा आप में ना कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, चलो कुछ क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहले आप ईज़ीएस्ट यूनिट को करें, फिर मॉडरेट को, फिर टफ पे जाएँ। अगर आपके पास कम टाइम है तो ये ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, वरना फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने पहले ही टफ यूनिट स्टार्ट किया और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो या तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। बहुत टफ यूनिट अगर आप पहले करने लग गए तो मोटिवेशन भी डाउन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुट योर मेजर एफर्ट्स ऑन पीवाईक्यू टॉपिक्स फ्रॉम द मॉड्यूल, है ना? मतलब जिस भी मॉड्यूल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस मॉड्यूल का पीवाईक्यू को जरूर करके जाएं। मतलब मेजर एफर्ट्स आपके उसके पीवाईक्यू पे ही होना चाहिए, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि खाली पीवाईक्यू पे होना चाहिए। हो सकता है कि पीवाईक्यू के अलावे जो टॉपिक बच गया उस टॉपिक से क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जाए। इसीलिए टॉपिक तो सारा पढ़ के जाना है, लेकिन पीवाईक्यू वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि रिपीटेशन कई बार हो जाता है। लास्ट पॉइंट है, स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हम दे रहे होते हैं और जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो पढ़े तो सब कुछ होते हैं, लेकिन एक बार के लिए ब्लैंक हो जाते हैं कि चलो कुछ तो आता ही नहीं है। तो उस टाइम में आपको काम होना ज़रूरी है, मतलब दिमाग को शांत रखिए और धीरे-धीरे सोचिए कि हाँ, कैसे-कैसे चीज़ों को अप्रोच करें ताकि हम मतलब ईज़ी से लेकर के टफ क्वेश्चन पे जा सकें, है ना? और आराम-आराम से लिख सकें, ठीक है? स्किप तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कुछ लिख के आएँगे ही हम लोग, ठीक है? तो अगर ये तीनों स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, फिर आंसर राइटिंग पॉइंट वाइज होना चाहिए, और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर मिनिमम एक क्वेश्चन का 1.5 पेज में, मतलब एक पार्ट का, और 2 पार्ट है तो लेकर के मिनिमम 3 पेज में तो आंसर होना ही चाहिए एक क्वेश्चन का, ठीक है? ऐसे अगर अप्रोच करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, और ज़्यादा क्रेडिट वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू करोगे, ज़्यादा एफर्ट्स मारोगे तो ज़्यादा सीजीपीए आप जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप कहीं न कहीं अप्रोच करोगे एग्ज़ामिनेशन में, तो आप अच्छा सीजीपीए स्कोर कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी चीज़ों की, है ना? और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर कोई सब्जेक्ट का भी आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उस पे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। थैंक यू सो मच।